शब्बीर अहमद का बचपन, जिसमें उनकी इब्तदाई तालीम और तरबियत का अहवाल मिलता है, एक ऐसी मिसाल पेश करता है जिसमें रवायत और मोहब्बत की गहरी जड़ें नज़र आती हैं। शब्बीर अहमद, जो बाद में एक मारूफ फिक्शन निगार के तौर पर सामने आए, कलकत्ता की गली मोहल्लों में एक आम मगर दिलचस्प बचपन गुजारा। उनका अदबी सफ़र, तख्लीकी दुनिया की जानिब रुझान, उनकी इब्तदाई ज़िंदगी में छुपे कुछ मुनफरिद तजुर्बात और हालात का नतीजा था, जिसने उनके शऊर को महमीज़ करने में अहम किरदार अदा किया और उनकी ज़िंदगी पर गहरे असरात छोड़े। शब्बीर अहमद की पैदाइश 1 जून 1963 को कलकत्ता में हुई। उनके वालिद की भी पैदाइश इसी कलकत्ता शहर में हुई थी, जबकि उनके दादा उत्तर प्रदेश से हिजरत करके यहाँ आ बसे थे। ये ख़ानदान इब्तिदा से ही कलकत्ता से जुड़ा रहा और इस तरह इस शहर की गलियाँ, मोहल्ले और गुनागू मज़ाहरात शब्बीर अहमद की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गए। उनकी तालीम का आगाज़ रस्मी स्कूली निज़ाम से पहले ही हो चुका था, जिसमें उनके पड़ोसी उस्ताद अब्बा का अहम किरदार रहा। उस्ताद अब्बा एक रेलवे मुलाजिम थे और अपने बचे हुए औकात को इलाके के बच्चों की तालीम व तरबियत में सर्फ करते थे। वो बच्चों को अरबी, उर्दू और बुनियादी रियाजी पढ़ाया करते थे। शब्बीर अहमद फरमाते हैं, उनके बचपन की तालीम का अंदाज रस्मी नहीं था। उन्होंने उस्ताद अब्बा की निगरानी में जो कुछ तालीम हासिल की, वो एक गैर रस्मी और हमदर्दाना माहौल में की। इससे ये अंदाज़ा होता है कि उस ज़माने में दीनी और दुनियावी तालीम को एक साथ दिए जाने का रुझान था। शब्बीर अहमद के उस्ताद की शफ़क़त और मोहब्बत से भरी तालीम ने उनकी शख्सियत पर गहरा असर छोड़ा। उनका कहना था कि उस्ताद अब्बा और उनकी बीवी उन्हें अपने बच्चों की तरह मानते थे, जिससे उन्हें एक जज्बाती व मोहब्बत भरा माहौल मिला। उनका ये अंदाज़े तालीम महज मालूमात फराहम करने तक महदूद नहीं था, बल्कि अपने अंदर तरबियत का एक जामे तसव्वुर लिए हुए था, जिसमें बच्चों को इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में शऊर बख्शा जाता था। शब्बीर अहमद के बचपन की ये तालीम व तरबियत इस बात की अलामत है कि रस्मी तालीम के बग़ैर भी एक बच्चे की ज़हनी और इखलाकी नशोनुमा की जा सकती है, अगर इसकी बुनियाद मोहब्बत, शफ़क़त और इंसान दोस्ती पर रखी जाए। आज के दौर में जब तालीम का ज़्यादा ज़ोर रस्मी अदारों पर है, शब्बीर अहमद जैसे फ़िक्शन निगारों की इब्तिदाई ज़िंदगी हमें ये बताती है कि बच्चों की तालीम में गैर रस्मी तरबियत की अहमियत भी अपनी जगह मुसल्लम है और उसका असर इंसान की ज़िंदगी पर ताहयात कायम रहता है। शब्बीर अहमद की प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम का सफ़र किसी रवायती तालिब इल्म से बिल्कुल मुख्तलिफ मगर दिलचस्प तजुर्बात से भरा रहा। उनका बाकायदा तालीमी सिलसिला कलकत्ता के एक मुकामी स्कूल से हुआ, जिसका नाम मोमिन हाई स्कूल था। वो यहाँ बराह रास्त 4वीं जमात में दाखिल कर दिए गए। उस वक्त उनकी उम्र महज 8 साल थी। इस तरह गैर रस्मी तालीमी माहौल से निकलकर 4वीं जमात में अचानक कूद पड़ना उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा। स्कूल की तालीमी फ़िज़ा को शब्बीर अहमद ने ज़्यादा मावन नहीं पाया। असातिज़ा के दरमियान बाहमी तनाज़ात और रशाकसी का माहौल था, जिसकी वजह से तालीमी मेयार मुतासिर होता था। ऐसे माहौल में उनकी दिलचस्पी तालीम में कम होती गई, जिसके सबब वो अक्सर स्कूल से गैर हाजिर रहने लगे और आसपास की गली मोहल्लों में वक्त गुजारने लगे। कभी कभी तो वो किताबें छुपाकर सिनेमा हॉल्स में घुस जाते। इस तरह रफ्ता रफ्ता उनका रुझान फिल्म बीनी की तरफ बढ़ता गया और स्कूल से फरार होकर सिनेमा हॉल्स में वक्त गुजारने लगे।
उन्हें फिल्में देखने की ऐसी लत लगी कि तकरीबन हर नई फिल्म का उन्हें इल्म होता और वो दोस्तों के साथ जाकर सिनेमा हॉल में बैठ जाते। तालीम से यूं बेतवज्जही का एक अहम सबब उर्दू के मुताल्लिक उनका रवैया था, जो एक ख़ास माहौल का परवरदा था। वो उर्दू को मौलवी मुल्लाओं का मजमून समझने लगे थे। दरअसल स्कूल के सामने में एक बड़ी सी मस्जिद थी, जिसके पेशेमाम उस स्कूल में उर्दू मजमून पढ़ाया करते थे। वो एक टांग मेज़ पर रखते और किताब खोलकर खुद ही पढ़ते और खुद ही समझते। कोई भी बच्चा उनकी बातें तवज्जो से नहीं सुनता था। यही वजह थी कि उर्दू अदब से उनकी रग़बत कम होती गई। यहाँ तक कि जब वो स्कूल फाइनल इम्तिहान के करीब थे तो उन्हें ये भी मालूम ना था कि उनके निसाब में कौन कौन सी गज़लें, नज़में और कहानियाँ शामिल हैं। वो अपनी तालीमी ज़िंदगी को बस किसी तरह गुजारते रहे। स्कूल के आखिरी साल में एक उस्ताद ग़ुलाम हैदर साहब की नई तकर्रुरी हुई। वो लाइफ साइंस के टीचर थे। ग़ुलाम हैदर साहब का आना शब्बीर अहमद की ज़िंदगी में एक अहम मोड़ साबित हुआ। 10वीं दर्जा में शुशमाही इम्तिहान के बाद बच्चों में रिज़ल्ट तकसीम करते वक्त उन्होंने पेशन गोई की कि 76 तलबा की इस जमात में सिर्फ 14 बच्चे ही स्कूल फाइनल के इम्तिहान में पास होंगे। उन्होंने फ़र्दन नाम भी गिनवा दिए और शब्बीर अहमद को हिकारत से देखते हुए कहा, और तुम तो 5 साल बाद भी पास नहीं कर सकोगे। उन्हें ये बात खल गई और उन्होंने इसे चैलेंज के तौर पर कबूल किया। तन मन से जुट गए और जब स्कूल फाइनल का नतीजा निकला तो हैदर साहब की पेशन गोई सच साबित हुई। 14 बच्चे ही कामयाब हुए। ये अलग बात है कि उन 14 कामयाब तलबा में शब्बीर अहमद भी शामिल थे, हालांकि उनका नंबर तशफ़ी बख्श नहीं था। सेकेंडरी तालीम के बाद शब्बीर अहमद ने एक नए अज़्म के साथ आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। 11वीं जमात के पहले दिन अंग्रेज़ी के एक टीचर ने लेक्चर दिया, जो लड़का 2 घंटे रोज़ाना पढ़ेगा, चाहे त्यौहार हो या कोई सानहा या किसी की मौत, बस 2 घंटे उसे पढ़ना है, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी उसे फ़ेल नहीं कर सकती। शब्बीर अहमद ने अपने उस्ताद की नसीहत को संजीदगी से लिया और रोज़ाना 2 घंटे की जगह 4 घंटे की पढ़ाई का मामूल बना लिया। ये मामूल इस कदर मुस्तकिल हो गया कि आज भी 2024 में वो इस पर अमल पैरा हैं। सेकेंडरी तालीम के बाद उनके मुताले और मेहनत का अंदाज़ नहायत संजीदा हो गया, जिसका नतीजा ये निकला कि वो तालीमी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने लगे। शब्बीर अहमद के तालीमी सफ़र का ये पहलू इस बात को ज़ाहिर करता है कि किसी भी फ़र्द की तालीमी और फ़िक्री नशोनुमा में ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ तजुर्बात, मुश्किलात के साथ साथ मुखलिस और अच्छे असातिज़ा की रहनुमाई का भी अहम किरदार होता है। उनकी इब्तदाई तालीम में जो बेतरतीबी थी, वह एक उस्ताद की हौसला अफजाई और मुसलसल मेहनत की वजह से एक रोशन तालीमी मुस्तकबिल में बदल गई। शब्बीर अहमद एक ऐसे अदीब हैं जिन्होंने बहुत कम वक्त में उर्दू अदब में अपनी पहचान बनाई है, मगर उनके अदबी सफ़र का आगाज़ आम अदीबों की तरह इब्तदाई उम्र में नहीं हुआ। उन्होंने सेंट ज़ेवियर कॉलेज कलकत्ता से 1983 में बीकॉम ऑनर और 1985 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एम.कॉम की डिग्री हासिल की और इसी साल मगरबी बंगाल सिविल सर्विसेज में मुलाजमत इख्तियार की। उनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा बंगाल के मुख्तलिफ़ खित्तों में गुजरा, जहां वो सरकारी अफसर की हैसियत से काम करते रहे। चूँकि इन इलाकों में उर्दू कम ही बोली और सुनी जाती थी, इसलिए उर्दू से उनकी दूरी बरसों तक बरकरार रही। गर्ज़ ये कि आला तालीम और पेशा वराना मसरूफियात के बाइस उर्दू अदब से उनका कोई ख़ास ताल्लुक़ न बन सका, मगर अरसा दराज के बाद ज़िंदगी के एक मोड़ पर वो दोबारा उर्दू ज़बान व अदब की तरफ मायल हुए। 1998 में बैरकपुर में उनकी पोस्टिंग हुई, जहां उर्दू बोलने वाले अफराद से मुलाकात का मौका मिला। इन मुलाकातों ने शब्बीर अहमद को दोबारा उर्दू की तरफ राग़िब किया और उन्हें उर्दू ज़बान सुनने और बोलने का शौक़
दोबारा पैदा हुआ। बाद में वो शुमाली कलकत्ता की एक बस्ती बेलक्षा में रिहाइश पजीर हुए, जहाँ शेर व अदब की एक कसीर तादाद थी। वो अदब की महफिलों में शामिल होने लगे। शब्बीर अहमद की अदबी तहरीक उस वक्त जागी जब उनके एक सीनियर दोस्त एम अली साहब, जो खुद भी पेशे से सरकारी ऑफिसर थे और एक नक्काद भी, उन्होंने उनसे लिखने को कहा। एम अली साहब के इसरार पर उन्होंने पहला मजमून लिखा और यूं उनका अदबी सफ़र शुरू हुआ। ये 2002 की बात है, जो बजाते खुद एक दिलचस्प वाक़या है। आज शब्बीर अहमद ने उर्दू अदब में एक ख़ास जगह बनाई है, लेकिन उनका अदबी सफ़र काफ़ी देर से शुरू हुआ। उन्होंने तकरीबन 40 साल की उम्र में लिखना शुरू किया और देखते देखते उनकी तहरीरें उर्दू अदब में अहमियत इख्तियार कर गईं। उनके मुशाहिदात, तजुर्बात और ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल ने उनकी तहरीरों को एक मुनफरिद पहलू अता किया, जिसकी वजह से वो उर्दू अदब में एक नुमाया मुकाम पर पहुँच गए। शब्बीर अहमद की ज़िंदगी का ये सफ़र एक मिसाली सफ़र है, जो ये बावर कराता है कि ज़िंदगी के किसी भी मरहले में इंसान अपनी दिलचस्पियों को नए सिरे से दरियाफ़्त कर सकता है। उर्दू अदब में उनकी शमूलियत और बाद की कामयाबियाँ उनके अज़्म और मुस्तकिल मिजाजी का बय्यन सबूत हैं। शब्बीर अहमद की अदबी ज़िंदगी की शुरुआत का एक दिलचस्प किस्सा यूँ है कि उन्होंने एम अली साहब के इसरार पर अपना पहला मजमून कलमबंद किया। मजमून का उन्वान था हिंदुस्तान कम्युनलिज़म के शिकंजे में था, जो उन्होंने एक अदबी महफिल में पेश किया। ये एक सियासी और समाजी नौइयत की तहरीर थी, जो क़ारीन को समाजियात, सियासियात और मजहबियात के उस मौजू को माशियात नुक्ता नज़र से देखने पर उकसाती थी, जिसे कुछ सामाईन ने तो खासी संजीदगी से सुनी और कुछ ने नापसंदीदगी का इजहार किया कि अदबी महफिलों में ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ी जाती। और फिर दूसरे ही दिन उनके एक तालिबे इल्म ने मेज़ पर से वो मजमून लेकर कहा, मेरे चचा फ़लाँ अखबार में काम करते हैं, मैं उन्हें ये मजमून दिखाऊंगा। और 2 दिनों बाद वो तालिबे इल्म उनके पास आया और अखबार खोलकर दिखाने लगा। कहा, सर आपकी वो तहरीर इसमें छपी है। ये वाक़या उनके लिए हैरान कन था, लेकिन इसके साथ एक दिलचस्प पहलू भी जुड़ गया था, और वो ये कि उस अखबार ने उनके मजमून को बड़े फ़ॉन्ट में बग़ैर उनके नाम के छाप दिया गया है। उनके एक दोस्त ने देखा तो कहा, अरे आपके मजमून को तो एडिटोरियल बनाकर छाप दिया है। लिहाजा उन्होंने अखबार के एडिटर को फ़ोन लगाया और शिकायत की। एडिटर ने कहा, मैं उनसे मिलने आ रहा हूँ। और बेचारा एडिटर काँपता काँपता रात के 11:30 बजे शब्बीर अहमद के घर पहुँचा। माजरत चाहिए कि कुछ गलतफहमी की वजह से ऐसा हो गया, और उनसे मज़ीद तहरीरें अपने अखबार के लिए चाहिए। ये कोई मामूली अखबार ना था, अपने वक्त का मशहूर और मौक़िर अखबार था, जो आज भी कलकत्ता, दिल्ली और कई शहरों से निकलता है। ये वाक़या शब्बीर अहमद के लिए एक हौसला अफजा लम्हा भी था, क्योंकि एक बड़े अखबार ने उनके मजमून को अहमियत दी थी, और ये बात उनके लिए लिखने की मज़ीद तरगीब का सबब बनी। इस वाक़े के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अगर उनका पहला मजमून ही एक बड़े अखबार में जगह पा सकता है, वो भी एडिटोरियल के तौर पर, तो यकीनन उनमें लिखने की सलाहियत मौजूद है। उनके दोस्त ने भी उन्हें इस बात पर आमादा किया कि वो अपनी तहरीरी सलाहियतों को मज़ीद तरक्की दे और अदबी मज़ामीन लिखें। इस वाक़े ने उनके लिए एक नई राह खोल दी, और उन्होंने अपने अदबी सफ़र को बाकायदा अंदाज में आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया। शब्बीर अहमद के अब तक के अदबी सफ़र को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। अदब लिखना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था। उसके लिए उन्होंने पहले तर्जुमा निगारी का रास्ता चुना। ये वाक़या भी खासा दिलचस्प है। किसी ज़माने में उनकी पोस्टिंग मालदा में थी। वो वहाँ अपनी अहलिया के साथ रहा करते थे। अब तक कोई औलाद ना थी, तो उन्होंने अपनी अहलिया को तालीमी सिलसिला
फिर से जारी रखने का मशवरा दिया। उन्होंने मशवरा मान लिया। 10 साल के वक्फे के बाद एक्सटर्नल स्टूडेंट की हैसियत से +2 का इम्तिहान पास किया। अंग्रेज़ी ऑनर्स में दाखिला ले लिया। शब्बीर अहमद के अंदर मुताल्ले का शौक़ तो था ही, चुनांचा दफ्तर से लौटकर वो अहलिया की किताबों की वरक़गर्दानी करने लगे और चंद ही महीनों में रफ्ता रफ्ता निसाब की सारी किताबें पढ़ डाली। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस, चासर, मिल्टन, मार्लो, शेक्सपियर, रोमांटिसिज्म, विक्टोरियन एरा, मेटाफिजिकल पोइट्री, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, जाने ऑस्टिन वगैरह। इसमें शेक्सपियर के 2 ड्रामे भी थे, ट्वेल्थ नाइट और मैकबेथ। उन्हें मैकबेथ बहुत पसंद था, लिहाजा उन्होंने अपनी अदबी ज़िंदगी की इब्तिदा इसी ड्रामे के उर्दू तर्जुमे से करना शुरू किया। इस तरह शब्बीर अहमद की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ अफसाना नवीसी के बजाय तर्जुमा निगारी से हुआ। वो एक दिलचस्प और मतनू पस मंज़र रखते हैं, जहाँ उनका तालीमी सफ़र और पेशा वाराना ज़िंदगी का ताल्लुक़ ज़्यादातर कॉमर्स और इंतज़ामिया से रहा। ताहम उनके अंदर अदब और ज़बान की मोहब्बत एक खामोश जज्बे के तौर पर हमेशा मौजूद रही, जिसे उन्होंने वक्त के साथ साथ निखारना शुरू किया। शब्बीर अहमद के मुताबिक लिखने की तरफ उनका रुझान अचानक पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये एक तदरीजी अमल था। इब्तिदा में वो बराह रास्त अफसाना नवीसी या तख्लीकी कामों में हाथ नहीं डालना चाहते थे, बल्कि एक रास्ता तलाश कर रहे थे जिससे गुज़र कर वो अदब की दुनिया में वाबस्ता हो सकें। उसी तलाश का नतीजा तर्जुमा निगारी की सूरत में सामने आया। ताहम उनके हालात इस वक्त मज़ीद बदल गए जब उनका सामना मशहूर उर्दू शायरों और अदीबों से हुआ। एक मौके पर उन्हें कैसर शमीम साहब जैसे मारूफ अदबी शख्सियत से मुलाकात का मौका मिला। उन्होंने उनकी तर्जुमा शुदा तहरीरों को सराहा। इसी दौरान शमीम साहब ने उन्हें बताया कि उनकी तहरीरों में एक मखसूस दिलकशी और चुस्ती है, जिसे उन्होंने गुलाबी उर्दू का नाम दिया। ये एक अहम लम्हा था जिसने शब्बीर अहमद को ये बावर कराया कि वो उर्दू ज़बान में भी अपनी जगह बना सकते हैं। शब्बीर अहमद का तर्जुमा निगारी का तजुर्बा उनके लिए एक तरबीती मरहला साबित हुआ, जिसने उनकी तहरीरी सलाहियतों को निखारा और उन्हें अफसाना नवीसी की जानिब माइल किया। उनके अंदर का अदीब अब महज तर्जुमे तक महदूद रहना नहीं चाहता था, बल्कि वो अपने ख़यालात और तजुर्बात को तख्लीकी अंदाज में पेश करना चाहता था, और यूँ उनका सफ़र अफसाना निगारी की तरफ बढ़ने लगा। तर्जुमा निगारी से लेकर अफसाना नवीसी और फिर नावल निगारी तक का सफ़र शब्बीर अहमद के लिए एक फितरी इर्तिका था। वो अब अपने ख़यालात और मुशाहिदात को कहानियों के ज़रिए बयान करने लगे। उनके अफसाने न सिर्फ़ उर्दू ज़बान में मुनफरिद हैसियत रखते हैं, बल्कि उनकी गुलाबी उर्दू और बंगला पस मंज़र ने उनकी तहरीरों को एक ख़ास रंग दिया। शब्बीर अहमद की बंगाली अदब से वाबस्तगी एक अहम मोड़ पर हुई जब कैसर शमीम साहब ने उन्हें मशवरा दिया कि अंग्रेज़ी तराजुम के बजाय बंगाली अदब को उर्दू में मुतारिफ़ कराने पर तवज्जो दें। कुछ अरसे कबल बंगला मशहूर शायर सुभाष मुखोपाध्याय को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। सरकारी दफ्तर में उनके बंगाली रुफ़क़ाए कार इस अजीम शायर का खूब चर्चा किया करते थे। शब्बीर अहमद उनकी तरफ मतवज्जा हुए। 1963 में सुभाष मुखोपाध्याय के शेरी मजमूए जोटो दोराई जाए को साहित्य अकेदमी अवार्ड मिला था। उनकी शायरी ने शब्बीर अहमद को बेहद मुतासिर किया, जिसकी बिना पर उन्होंने इस मजमूए का उर्दू में तर्जुमा किया, जो चलते चलते के नाम से 2003 में शाये हुआ और जो शब्बीर अहमद के पहले बड़े अदबी कारनामे के तौर पर जाना जाता है। शब्बीर अहमद के अदबी सफ़र का दूसरा दौर तनकीद निगारी का है। ये दौर उस वक्त शुरू हुआ जब सहमाई तरकश के मुदीर फराग रोहवी उनके राबते में आए। एक दिन उन्होंने शब्बीर अहमद को एक नावल द वॉर जर्नल्स देकर उसका तज़िया करने को कहा। सलाहुद्दीन परवेज़ का ये नावल मुख्तलिफ जंगों और तारीख़ी वाक़यात पर मुबनी था।
जो नहायत पेचीदा और उलझे हुए अंदाज में लिखा गया था। उसकी पेचीदगी ने शब्बीर अहमद को इब्तिदा में मुश्किल में डाल दिया, लेकिन उनकी इल्मी दिलचस्पी और तनकीदी बसीरत ने उन्हें इस चैलेंज से निपटने में मदद दी। उन्होंने इस किताब पर 30 सफ़हात का तफसीली तज़किया लिखा, जिससे उर्दू तनकीद में उनकी एक मजबूत शनाख्त बन गई। सलाउद्दीन परवेज़ के इस नावल पर गोपी चंद नारंग जैसे बड़े नक्काद ने एक मबसूत और जामे पेश लफ्ज़ लिखा था और इस नावल को उर्दू का पहला माबाद जदीद नावल कहा था। गोपी चंद नारंग के इस दावे से शब्बीर अहमद ने इख्तलाफ किया और नहायत बेबाक तरीके से अपना नुक्ता नज़र बयान किया। इस तरह शब्बीर अहमद ने तनकीद के मैदान में भी अपना लोहा मनवाया। उनका कहना था कि अगर वो सिर्फ उर्दू के तालिबे इल्म होते तो शायद इतनी गहराई से तनकीदी नज़रियात पर लिखने की जसारत ना करते। अंग्रेज़ी अदब का मुताल्ला उनके लिए इस राह में मददगार साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने शमूएल अहमद की नावल निगारी, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की अफ़साना निगारी, अनीस रफ़ी और अफ़साने का फ़न, रद्द तश्कील, अफ़साने की तकनीक वग़ैरह पर दर्जनों मज़ामीन लिखे। उनकी तनकीदी सलाहियत से मुतासिर होकर सलाउद्दीन परवेज़ ने अपने मौक़िर जरीदे इस्तिआरा में लिखने के लिए मदऊ किया और प्रश्न उत्तर के ज़मरे में 20वीं सदी की तनकीदी दबिस्तानों का एक मुताल्ला, एक जामे नज़रिया पेश करने की दावत दी। शब्बीर अहमद के अदबी सफ़र का तीसरा दौर अफ़साना निगारी से शुरू होता है। इसके साथ ही आपने सफ़रनामे, अदबी मज़ामीन ख़ासी तादाद में लिख रखे थे। नेज़ बंगला और उर्दू ज़बान में माकूस तर्जुमा निगारी भी कर रखी थी। अब आप बाज़ाब्ता तौर पर अफ़साना नवीसी की तरफ मुतवज्जा हो गए। आपकी तख्लीक़ात बर्र सग़ीर के मौक़िर अदबी रसालों में शाये होती रहीं, जिनमें ज़हन जदीद, आजकल, ऐवान उर्दू, शायर, इंशा, इस्तिआरा, अज़कार, नया वरक, नया दौर, ज़बान व अदब, तरकश, रूह अदब और रोशनाई पाकिस्तान वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। आकाशवाणी रेडियो से अफ़सानों के साथ साथ मासिर अदब रुझानात पर आपके कई प्रोग्राम नश्र हो चुके हैं। मौसूफ़ के चंद अफ़साने हिंदी, बंगला और अंग्रेज़ी ज़बान में भी तर्जुमा होकर मकबूल आम की सनद हासिल कर चुके हैं। आपकी शाये शुदा कुल 10 किताबों में एक अफ़सानवी मजमुआ छौता फ़नकार शामिल है। दूसरा मजमुआ महायुद्ध भी अशात के लिए तैयार है। तकरीबन 700 सफ़हात पर मुश्तमिल मारूफ बंगला फ़िक्शन निगार सुनील गंगोपाध्याय के नावल से ई समोए का बनाम और उस वक्त उर्दू तर्जुमा किया, जिसे साहित्य अकादमी दिल्ली ने शाये किया। उसी तरह उन्होंने सलाउद्दीन परवेज़ के नावल आइडेंटिटी कार्ड का बंगला ज़बान में तर्जुमा किया, उसे भी साहित्य अकादमी ने शाये किया। साथ ही बंगला ज़बान की शायरी का उर्दू तर्जुमा बाउनवान शाह बे लिबास, जिसे मगरिबी बंगाल उर्दू अकादमी ने शाये किया है। तर्जुमा निगारी में शब्बीर अहमद ने बच्चों के अदब पर भी खासी तवज्जो की है। 400 सफ़हात पर मुश्तमिल बच्चों के रविंद्रनाथ उनका अहम कारनामा है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के नज़मों, ड्रामों और कहानियों का बराह रास्त उर्दू में तर्जुमा है। उसके अलावा टैगोर की 32 कहानियों पर मुश्तमिल एक ज़ख़ीम किताब अनकरीब NCPUL से शाये होने को है। अदबी मज़ामीन का मजमुआ फ़िक्शन, फ़न और तज़िया भी ज़ेर अशात है। पेशे से आप हुकूमतें मगरिबी बंगाल में सीनियर एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ओहदे पर फायज रहे और सरदस्त कोलकाता में मुकीम हैं। उनके अदबी सफ़र का चौथा दौर नावल निगारी का है। इस दौर में उन्होंने नावल हुजूर आम्मा और विद्रोही लिखे, जो काफ़ी ज़ख़ीम हैं। तीसरा नावल जुग बानी अशात के मरहले में है। ये नावल भी खासा ज़ख़ीम है। इस तरह शब्बीर अहमद का अदबी सफ़र एक मुसलसल इर्तिका की कहानी है। उन्होंने तराजिम से आगाज़ किया, तनकीद में नुमाया कामयाबी हासिल की
और फिर अफसाना निगारी में भी अपना लोहा मनवाया और अब वो नावल निगारी की तरफ गामजन है। उनका काम इस बात का गमाज है कि अदब में गहराई और वसी मुताल्ला इंसान को एक बेहतरीन अदीब बना सकता है और ज़बान की कैद से बालातर होकर तख्लीक की नई राहें तलाश की जा सकती है। शब्बीर अहमद का अदबी सफ़र एक मिसाल है कि कैसे एक शख्स अपने हालात और तजुर्बात से सीखते हुए अदब की दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है। उनकी तहरीरें एक मुनफरिद उसलूब की हामिल हैं जो उनके अदबी तजुर्बात और ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल की अक्कासी करती है। शब्बीर अहमद का अदबी सफ़र बज़ाते खुद एक मुतासिर कन कहानी है जो इस बात का सबूत है कि जब जागे तब सवेरा। अच्छे काम की शुरुआत देर से भी हो तो वो अपनी मंजिल को पहुंच ही जाता है। उनका तहरीरी सफ़र एक आम जिंदगी से शुरू हुआ और एक कामयाब फिक्शन निगार के तौर पर आज भी रवा दवा है। उनकी तहरीरें न सिर्फ माशरती और सियासी मशाइल पर रोशनी डालती हैं बल्कि इंसानी जज्बात, तजुर्बात और नफ्सियात को भी गहराई और गिराई से बयान करती हैं। उनका सफ़र हमें ये सिखाता है कि अज़्म और हौसले से हर शख्स अपनी शनाख्त बना सकता है, चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी मरहले पर क्यों ना हो। कलकत्ता से बराह रास्त जो है वो शब्बीर अहमद सर हमारे साथ अपने 2 अफ़सानों के साथ यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद है। तो मैं शब्बीर अहमद सर से बड़े ही अदब और एहतराम के साथ उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि उनको अपना पहला अफ़साना सरफिरा जो है वो हम सबको खुद जो है अपनी खूबसूरत आवाज़ में पढ़कर सुनाएं। माइक जो है वो शब्बीर अहमद सर के हवाले। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान साहब। ये जो मैं अफसाना पढ़ने जा रहा हूँ सरफिरा, इसकी एक खास खूबी ये है कि ये मेरी ज़िंदगी का पहला अफसाना है। तो पहला अफसाना जो मैंने लिखा था वो मैं आज पढ़ रहा हूँ। अब जी, पहली बार जी आपके सर, ये हमारी खुशनसीबी है सर कि आप अपना पहला अफ़साना सुना रहे हैं और असल में पहला अफ़साना पहली मोहब्बत की तरह होता है, जो हमेशा जो है हमारे ज़हन में रहता है। तो सर इसके लिए दोबारा शुक्रिया सर। जी सर। बहुत थैंक यू, मोस्ट वेलकम। तो शुरू करता हूँ अफसाना सरफिरा। कल्याणी 1.25 घंटे का रास्ता था, मगर मैं 11 बजे से पहले ही पहुँचता था। दूर से आने वाले अक्सर लोग का ये हाल था। 2-4 मकामी स्टाफ थे जो हमारे पहुँचने तक काम संभाल लेते थे। वक़्त पर काउंटर खोल देते, फॉर्म इश्यू कर देते और कभी-कभी 2-4 रजिस्ट्रेशन भी कर देते। इसलिए पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों की निगाह में दफ्तर की साख बनी हुई थी। इसी तरह ज़्यादातर स्टाफ 4:30 बजे वाली लोकल पकड़ते थे, मगर बरसात के दिनों में तो उनकी पौबारा हो जाया करती थी। देर से आते तो मैं बरसने का हीला, जल्दी चले जाते तो अब्र बारा का बहाना, यानी चिट भी उनकी, पट भी उनकी। गोया सब मज़े में चल रहा था कि मेरे तबादले का ऑर्डर आ गया। इस बार बैरकपुर, कल्याणी के मुकाबले बैरकपुर करीब था। तकरीबन निस्फ रास्ता, इसलिए यहाँ 10:30 बजे तक आसानी से पहुंचा जा सकता था। मंगल पांडे के नाम से जुड़ा हुआ छोटा सा ये शहर दरियाए हुगली के मशरिक साहिल पर वाक़या था। यहाँ से एक लंबी सड़क दरियाए हुगली की मतवादी चलती हुई कलकत्ता को पहुंचती थी। बैरकपुर ट्रंक रोड के नाम से मशहूर इस सड़क पर वैसे तो तरह तरह की सवारियां दस्तयाब थी, मगर दफ्तर जाने वाले लोग रेलगाड़ी को तरजीह देते थे। ट्रेन की कसरत थी, सिग्नल टिकट खरीद लेने से किराया भी कम लगता था। यानी मजमूई तौर पर यह तबादला मेरे लिए खुशाइन था। लिहाजा ट्रांसफ़र ऑर्डर पाते ही मैं दौड़ पड़ा। ट्रेन जब इमारत नुमा स्टेशन पर दाखिल हुई और डब्बे के अंदर अंधेरा गालिब होने लगा तो समझ गया कि मेरी नई मंजिल आ गई। प्लेटफार्म पर कदम पड़ते ही दिल बाग बाग हो गया। बरसों बाद इतनी करीब पोस्टिंग पाई थी। स्टेशन से दफ्तर करीब था। मैंने पैदल चलने का तहैया किया। खरामा खरामा चलता रहा
तमाम रास्ते सोचता रहा, पता नहीं यहाँ अराइवल डिपार्चर की टाइमिंग क्या होगी, स्टाफ कैसे होंगे, काम काज का माहौल कैसा होगा, सियासी दखल अंदाजी की नोयत कैसी होगी। इन बातों से जहन उलझाए चला जा रहा था। जैसे ही मेन रोड से मुड़कर गली में दाखिल हुआ, एक ऊंची आवाज ने मुझे चौंका दिया। कितना टाइम हुआ है बाबू? गली की जानिब एक जानिब खटाल था, गाय भैंस बंधे जुगाली कर रहे थे, जगह जगह टाट के पर्दे झूल रहे थे। सामने बड़ा सा पक्का नाला था जो फूस और गोबर से अटा पड़ा था। नाले के किनारे ओटे पर एक अधेड़ उम्र शख्स खड़ा था, घुटने तक लुंगी बांधे, अटफटी गंजी पहने, खैनी की ताल ठोक रहा था। मेरी निगाह उस पर पड़ी तो उसने निगाह मेरी आंखों में डाल दी और वही सवाल दोहराया, कितना टाइम हुआ है बाबू? मैंने अटैची बाएं हाथ में थाम ली, दाएं हाथ पर बंधी घड़ी देखी और मुस्कुरा कर कहा, 11:15, 11:15। जब दफ्तर के पास पहुंचा तो देखा बाहर लोगों की भीड़ लगी है, कुछ लोग चमगोइया भी कर रहे हैं। सुना है था कि बैरकपुर महकमा एशिया का सबसे बड़ा महकमा है, लोग नाम रजिस्ट्री कराने दूर दूर से आते हैं। ऐसी हालत में दफ्तर के बाहर इस तरह की भीड़ नाकाबिले गुमा नहीं, मगर ये चमगोइया बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। मगर जब दफ्तर में दाखिल हुआ तो अब्दा खुला। निर्मल बासु यहाँ जूनियर अफसर थे। वो मेरे साथ पहले भी काम कर चुके थे। खलीक, नर्म मिजाज और सुलझे हुए इंसान थे। 58 या 59 साल की उम्र थी। दराज कद, गोरे चिट्टे, खुश पोशाक, फिल्मों के हीरो जैसे लगते थे। मुझे देखते ही खड़े हो गए, लपकते हुए दरवाजे को आए और मुझे अपने कमरे में ले गए। मैंने देखा दफ्तर के अंदर एक अजीब सुकूत का आलम है, किसी बड़े तूफान से पहले जैसा सुकूत। मैंने बासु साहब पर एक नजर डाली। तजुर्बाकार आदमी थे, चढ़ गए, फरमाने लगे, बड़े साहब चले गए, जाते वक्त 4 चौधरी साहब को दे गए। चौधरी साहब दूसरी मंजिल पर बैठते हैं। आज उन्होंने 10:30 बजे ही अटेंडेंस रजिस्टर ऊपर मंगवा लिया। दिवेश बाबू आए और उन्हें जब रजिस्टर नहीं मिला तो तन तना उठे, फौरन फतवा जारी कर दिया, कोई कर्मचारी ऊपर नहीं जाएगा, रजिस्टर नीचे लाना होगा, नहीं तो पेन डाउन स्ट्राइक। मैं समझ गया कि चौधरी साहब हाजिर के मुतालिक सख्ती बरतना चाहते हैं, मगर लेट आने वालों को ये पसंद नहीं, इसलिए वो ऊपर नीचे का ये इशू खड़ा कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक और बात का खटका लगा। बंगला में कहावत मशहूर है, प्रथम रात्रे बिलाल मारा, यानी पहली रात में ही बिल्ली को मार दो। शादी की पहली रात में जब बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है तो शौहर उसे कत्ल कर देता है। ये देखकर बीवी डर जाती है और फिर कभी शौहर से चूक चरा नहीं करती। शायद यहाँ कुछ ऐसा ही मंजर पेश आ रहा था। मैंने पूछा, बासु साहब, आपसे दुबेश बाबू के कैसे ताल्लुकात हैं? उन्होंने जवाब दिया, बस ठीक ठाक है। तो आप उनसे कहिए, हम लोग चौधरी साहब से बात करते हैं, आप पेन डाउन स्ट्राइक वापस ले लीजिए। बाहर भीड़ लगी है, घर की बात घर में रह जाएगी, इसी में सबों की भलाई है। बासु साहब गए, दिवेश बाबू को पकड़ लाए, मेरी तरफ इशारा करते हुए बोले, दिवेश नए साहब आए हैं। दिवेश बाबू ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर खकड़ते हुए कदरे खाकसारी से बोले, सॉरी सर, आज आप आए और आज ही ये झमेला हो गया। मैंने उन्हें बैठने का इशारा किया। जब वो बैठ गए तो बासु साहब ने हमारा मुद्दा बयान किया। दिवेश बाबू ने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा, फिर उठकर खड़े हो गए, बोले, सर आप तो जानते हैं कि हमारी एसोसिएशन जन विरोधी काम को बढ़ावा नहीं देती। जब हम नहीं चाहते कि इतने सारे लोग दूर दूर से यहाँ आए हैं खाली हाथ लौट जाए, और आपने जब कह दिया कि हाजिरी खाता नीचे आ जाएगा तो मैं कर्मचारियों से कह देता हूँ वो काम शुरू कर देंगे। और काम शुरू हो गया। जब दूसरी मंजिल पर गया तो देखा दरवाजे के सामने लकड़ी की एक तख्ती ठोकी हुई है, जिस पर पौधे के साथ जली हरफों में लिखा है, धीरेन्द्र चंद्र नाथ राय चौधरी। राय चौधरी साहब की जसामत उनके नाम के मुकाबले किसी तौर कम न थी। भारी भरकम धड़, बड़ा सा कल्ला, भरे भरे गाल, सर पर बर्फ जैसे सफेद बाल, गुंदुमी रंग, मोटी नाक और नाक के नीचे कड़ियल मूछें। आवाज भी कड़क थी। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर पढ़े लिखों की सोहबत इख्तियार करने का शौक रखते थे। जब मेरे बारे में सुना तो हाजिरी खाता
मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीजिए साहब संभालिए, मुझे इस आफत से निजात दिलाइए। मुझे उम्मीद न थी कि उनके जैसा ढील दौल वाला शख्स इतनी आसानी से हार मान जाएगा। मैं खामोश उन्हें ताकता रहा और वो फरमाते रहे, आप तो देख रहे हैं, मेरे जैसे जिस्म वाले आदमी के लिए मुमकिन नहीं कि अटेंडेंस चेक करने के लिए नीचे उतरे। साल भर नौकरी है, इनसे उलझना नहीं चाहता। अब आप आ गए हैं, संभालिए, मगर साहब ज़रा संभल कर, वो हरामज़ादा राई का पर्वत बना देता है। और उस दिन संभालते संभलते शाम हो गई। घर वापस जाने के लिए दफ्तर निकला, उसी गली से गुजरा था कि उस आदमी पर नजर पड़ी। खटाल के दरवाजे पर खड़ा था, वैसे ही फटी पुरानी गंजी पहने, वैसे ही घुटने तक लुंगी बांधे। मुझे देखते ही हाथ मारी, कितना टाइम हुआ है बाबू? 4:30 कहकर मैं आगे बढ़ गया। कई स्टाफ पीछे पीछे चल रहे थे, मुस्कुराते हुए कानाफूसी करने लगे। मैंने उन पर खातिर खा तवज्जो नहीं की, ट्रेन पकड़ने की जल्दी जो थी। हालांकि स्टेशन के मेन गेट वाली सड़क सीधी दफ्तर को जाती थी, लेकिन गली वाला रास्ता शॉर्टकट था, इसलिए अक्सर लोग उसी रास्ते को तरजीह देते थे। दूसरे दिन भी उसी गली वाले रास्ते से गुजरा था कि देखा वो आदमी कमर से गमछा बांधे नारियल के झाड़ू से नाला साफ कर रहा है। मुझ पर नजर पड़ते ही सीधा खड़ा हो गया, गंभीर लहजे में बोला, कितना टाइम हुआ है बाबू? मैं थोड़ी देर के लिए छिटक गया, उसे ऊपर से नीचे तक निहारता रहा। वही फटी पुरानी गंजी, घुटने तक उठी हुई वैसी ही लुंगी, पाँव में प्लास्टिक के जूते, लाल रंग का वही धारीदार गमछा, वक्त पूछने का वही अंदाज। मेरे लबों पर मुस्कुराहट तिसक उठी। धीरे से बोला, 11:15। उसे वक्त तो बता दिया और शायद उसे तसब्बी भी हो गई थी, लेकिन एक बेचैनी ने मुझे आ घेरा। हाजिर खाता के बारे में क्या हल निकालूं? सोचा, बासु साहब नीचे बैठते हैं, हाजी की जिम्मेदारी उन्हें सौंप देने से मसला हल हो जाएगा। लेकिन दफ्तर पहुंचकर जब बासु साहब के सामने तजवीज रखी तो वो गुदक गए। बोले, साहब मुझ बूढ़े को इस झमेले में ना घसीटिए। और तब मैंने तय कर लिया कि सुबह को कुछ देर नीचे बैठूंगा, अटेंडेंस चेक करने के बाद ही ऊपर अपने कमरे में जाऊंगा। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। अब हाजिरी खाता ऊपर मेरे कमरे में आ जाता था, कोई बखेड़ा नहीं होता। कुल मिलाकर हालात कल्याणी जैसे ही हो गए थे। राय चौधरी साहब पैदल नहीं चलते थे, रिक्शा पर आते जाते थे। बासु साहब का मकान पास था, लिहाजा उन्हें ट्रेन पकड़ने की नौबत पेश नहीं आती थी। मगर उस दिन उन्होंने मुझसे कहा, चलिए आपके साथ स्टेशन चलता हूँ, आज मेरे भांजे की बेटी का मुख्य भात है, यानी नैहट्टी जाऊंगा। हम बातें करते हुए जब गली में दाखिल हुए तो देखा सामने वही शख्स अपने उसी मखसूस लिबास, उसी मखसूस अंदाज में खड़ा खैनी बन रहा है, हाथ पर हाथ पीट रहा है। बासु साहब ने कहा, साहब घड़ी देख लीजिए। पहले तो मुझे उनकी बात समझ में न आई, मगर जब उस आदमी ने वही बेतुका सवाल किया, कितना टाइम हुआ है बाबू, तो मुझे तजस्सुस हुआ। ताहम जाहिरन अदम तवज्जुही बरतते हुए मैंने जवाबन कहा, 4:45। बासु साहब के चेहरे पर जब मानाखेज हंसी देखी तो मुझसे रहा न गया, पूछ बैठा, क्या माजरा है? उन्होंने कहा, ये आदमी सनकी है, हर आते जाते आदमी से बिला वजह वक्त पूछता रहता है, अगर नहीं बताइए तो गालियां देता है। दूसरे दिन जब स्टेशन पर उतरा तो सोचा क्यों ना सीजनल टिकट बनवा लूं, अब तो यहाँ रोज का आना जाना है। काउंटर पर भीड़ जमी थी, टिकट बनवाने में काफी देर हो गई। टिकट लेकर खरामा चलता उस गली में दाखिल हुआ तो देखा हस्ब आदत वो बावला लुंगी पहने खड़ा खैनी मल रहा है। मेरे आगे आगे एक साहब चल रहे थे, उन्हें देखते ही चिल्लाया, कितना टाइम हुआ है बाबू? उस शख्स ने रफ्तार बरकरार रखते हुए जवाब दिया, 11:15। जब मैं उसके करीब से गुजरा तो वही ढाक के 3 पात, कितना टाइम हुआ है बाबू? मगर मैं जवाब दिए बगैर नजरें झुकाए चलता रहा। उसका रद्द-ए-अमल जो जानना था वो बिफर उठा। जब टाइम नहीं देख सकते तो घड़ियां काहे को लगात हो बाबू? मैंने कुछ नहीं कहा, मुस्कुराता हुआ बढ़ता गया। ऑफिस में डाक देखते वक्त ऊपर से आए हुए एक सर्कुलर पर नजर डाली, उसमें हाजिरी से मुताल्लिक जरूरी ऑर्डर दर्ज थे। 10 बजे ऑफिस में दाखिल होने और 10:15 के अंदर हाजिरी बना लेने की बात कही गई थी। डिपार्चर के सिलसिले में भी ताकीद की गई थी कि 5:15 से पहले
कोई मुलाजिम डिपार्चर के लिए दस्तक न करने पाए। यानी निहायत सख्ती से इस बात पर जोर दिया गया था कि 10:15 से पहले दफ्तर आना है और 5:15 बजे के बाद दफ्तर से निकलना है। मैंने बड़े बाबू को बुलाकर कहा वो दफ्तर के सभी लोगों को इस सर्कुलर पर सख्ती से अमल पैरा होने की हिदायत कर दें। दिवेश बाबू से भी कहा कि वो अपने साथियों को समझा दें, लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानता था कि देर से आने वाले देर से ही आएंगे और बीसों बहाने बनाएंगे। पुरानी आदत पुराने धब्बे जैसे होते हैं, छुड़ाए नहीं छूटते। वो लकीर का फकीर भी अपनी आदत छोड़ने को तैयार न था। लौटते वक्त उसी गली से गुजरा तो देखा खटाल के पास पुआल के बोरे से कमर टेके खैनी मल रहा है। आते जाते लोगों से टेम पूछ रहा है। जब मुझसे पूछा कितना टेम हुआ है बाबू, तो मैंने झंझलाहट में घड़ी देखे बगैर ही कह दिया 5:30। अरे बाबू तने घड़िया तो देखा। मैंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। तेजी से चलता गया। गली से निकलकर जब मेन रोड पर आया तो घड़ी पर तिरछी निगाह डाली। 5:30 बजने में अब भी 10 मिनट बाकी थे। दूसरे दिन घर से आधे घंटे पहले निकलना पड़ा। स्टेशन से लपकता हुआ चलने लगा। रह कर घड़ी देखता रहा। जब गली से गुजर रहा तो 10:18 हो चुके थे। मगर जब उस सितमगर ने पूछ लिया कितना टाइम हुआ है बाबू, तो मैंने झट कहा 10:15। उसने नाक भौं छुपेड़ लिए, मुझे तीखी नजरों से देखने लगा। मगर मैं क्या करता, 3 मिनट कम कहना मेरी मजबूरी थी। नई हिदायत के मुताबिक मुझे 10:15 के अंदर ही दफ्तर पहुंचना था। 10:15 से पहले दफ्तर जाने और 5:15 बजे के बाद दफ्तर निकलने में वैसे तो कुछ दिनों तक थोड़ी परेशानी होती रही, लेकिन आगे चलकर मुकर्ररा वक्त पर आने जाने की आदत पड़ गई। अब मैं अपने मातहतों से सीना फुलाए कह सकता था और अक्सर कहने भी लगा था कि अगर देर से ऑफिस आना आदत हो सकती है तो जल्दी आना भी एक आदत हो सकती है। और वो खुगर भी अपनी आदत पर आ था। आते जाते रास्ते में औरों के साथ साथ मुझसे भी वक्त पूछता रहता था। अब मैं दफ्तर जाते वक्त घड़ी पर नजर टिकाए बगैर ही कह देता था 10:05। इस तरह वापिस जाते वक्त उसकी निगाहों में निगाहें डालकर मुझे कहने में रत्ती भर खोट महसूस नहीं होती थी कि 5:30 बजे हैं, और उसे भी अभी शिकायत नहीं होती कि घड़ी देखे बिना ही मैं ठीक ठीक वक्त कैसे बता देता हूँ। सच पूछिए तो अब उस सख्तगीर के वक्त पूछने पर मुझे गुस्सा भी नहीं आता था। शायद इसी सख्तगिरी ने मुझे भी वक्त का पाबंद बना दिया था। चौधरी साहब से अब किसी की झड़प नहीं होती थी। अटेंडेंस को लेकर कोई बखेड़ा नहीं होता था। दिवेश बाबू भी ठंडे पड़ गए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि बरसात का मौसम आ गया। गली वाले रास्ते में पानी जमने लगा। चौपाइयों का फुजला इधर उधर बहने लगा। लोग इस रास्ते को तर्क करने लगे। अब हमने मेन गेट वाली सड़क से आना जाना शुरू कर दिया। अब कोई नहीं पूछता कि कितना वक्त हुआ है। 3-4 महीने का वक्फा गुजर गया। बरसात खत्म हुई। लोग फिर से गली वाले रास्ते से आने जाने लगे। मैंने भी रास्ता अख्तियार किया, मगर उस सरफिरे का कोई अता पता नहीं। आते जाते अजीब सा एहसास दिल से चिपका रहता था। क्या हुआ, कहाँ गया वो शख्स? एक दिन खरामा ऑफिस जा रहा था। मेन रोड से ऑफिस वाली गली में दाखिल हुआ। खटाल के पास से गुजरा। टाट के पर्दों के पार नजरें दौड़ाई, मगर पुआल और मवेशियों के अलावा कुछ नजर न आया। सामने 2 आदमी खड़े बातें कर रहे थे। दिल चाहा कि उनसे उसके बारे में पूछूं, मगर खटाल के पास रुककर लोगों से एक सरफिरे के बारे में पूछना मुझे गवारा ना हुआ। तजस्सुस दबाए दफ्तर पहुंचा। हाजिरी खाते पर 10 बजे का वक्त डालकर दस्तक करने जा रहा था कि अचानक आवाज आई, कितना टाइम हुआ है बाबू? मुझे लगा कि वो शख्स कंधे से गमछा लटकाए खैनी मलता हुआ मेरे सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। मैंने झट से घड़ी देखी। 10:50 हो रहे थे। शाम को लौटते वक्त खटाल के पास खड़ा हो गया। नाले के ऊपर एक चारपाई बिछी हुई थी। उस पर एक बूढ़ा बैठा बीड़ी पी रहा था। पास ही 2 आदमी कनस्तर में दूध उड़ेल रहे थे। मुझसे रहा न गया और मैंने बूढ़े से उस बावले के बारे में पूछ लिया। वो तीनों मुझे घूरने लगे। कुछ देर फिजा में खामोशी छाई रही। फिर बूढ़े ने बुझती हुई बीड़ी के 2 लंबे लंबे कश लगाए और कहा, बापूजी वो पागल तो मर गया।
इतना सुनना था कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दूसरा शख्स कनस्तर का ढक्कन बंद करते हुए बुदबुदाया, साला मरेगा नहीं, आंधी हो या बरसात, जब देखो खड़ा भीग रहा है, आते जाते लोगों से पूछ रहा है कितना टाइम हुआ है बाबू, कितना टाइम हुआ, बस हो गया निमोनिया बुखार। और फिर इसके उसके लहजे में तंज था जिसने मुझे और भी रंजीदा कर दिया, इतना रंजीदा कि मेरे कदम सुस्त पड़ गए और 5 बजे वाली ट्रेन छूट गई। उस वाक़ये को कई साल बीत गए। सफ़ाए हस्ती पर उस सरफिरे का कोई वजूद नहीं, मगर आज भी दस्तखत करते वक्त हाजिरी खाते के सफ़े पर वो अक्सर नमदार हो जाता है, पूछ बैठता है कितना टाइम हुआ है बाबू। जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। अभी आप सुन रहे थे शब्बीर अहमद सर का, उनकी अदबी अफ़सानवी ज़िंदगी का पहला अफ़साना। और अब मैं सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना दूसरा अफ़साना हम सबको सुनाएं। और मैं तमाम देखने वालों और सुनने वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि आपको ये अफ़साना कैसा लगा, आप ज़रूर जो है अल्फाज़ हिंद के यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में अपने तासुरात और तबसरे पेश करें। आप माइक शब्बीर सर के हवाले। अफसाने का उन्वान है विसर्जन। वो पार्क में बैठा मूंगफली चबा रहा था, उंगलियों की अंगूठियां नचा रहा था। इंटरव्यू देने जब भी कलकत्ता आता तो शाम को इस पब्लिक पार्क में चला आता और बाउंड्री वॉल पर बैठकर हावड़ा पुल, विद्यासागर सेतु, आती जाती कश्तियों और लहरों को तकता रहता। कभी लंबी लंबी सांसें खींच खींच कर भस्त्रिका, कभी छोटी छोटी सांसें बाहर निकाल निकाल कर कपाल भाती, और कभी नाक के सुराखों को दाएं बाएं हाथ की उंगलियों से बारी बारी दबा दबा कर अनुलोम विलोम करता। और जब इन परिणामों से फारिग हो जाता तो जेब से ठोंगा निकाल कर मूंगफली चबाता और रह रह कर अंगूठियां नचाता। इस रोज भी वो यही कर रहा था कि यह कनक बूढ़ा नमूदार हुआ, गेरुए रंग का जुब्बा और गले में रुद्राक्ष की माला पहने, डंडा को मोड़कर सांप की तरह बल देता हुआ उसकी जानिब बढ़ाने लगा। करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, इंटरव्यू हो गया? वो चौंक पड़ा, मुड़कर देखा, आप यहाँ? आपको तो मैंने इंद्रनील जहन पर दबाव डालने लगा और फिर बोला, हाँ हाँ, हसनाबाद स्टेशन पर और कई मर्तबा इच्छामती के किनारे भी देखा है आपको। इसके बाद उसने गंभीर लहजे में पूछा कि आप यहाँ इस वक्त, लेकिन आप यहाँ इस वक्त? मैं यहाँ वहाँ, जब यहाँ तब वहाँ, परंतु तूने बताया नहीं। इंटरव्यू हो गया? बूढ़े ने अपना सवाल दोहराया। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता मैं इंटरव्यू देने आया था? बूढ़े ने आंखें मीच कर कहा, मुझे सब पता है, सब कुछ, भूत भविष्य सब, और वर्तमान। अरे मूर्ख, समय का चक्र बहुत तेजी से घूमता है। वो पेशानी पर बल डाल कर बोला, इतना तेज कि इसमें वर्तमान का कोई स्थान नहीं। तेरा भविष्य उज्जवल है, बस एक बाधा है। बाधा? कैसी बाधा? इंद्रनील के चेहरे पर मुस्कुराहट सुगड़ने लगी। हाँ, बाधा, एक बाधा। बूढ़े ने डंडा जमीन पर ठोक कर सर हिलाते हुए कहा, लेकिन मैं तो हर रोज एक बार में अपनी राशि मिलाता हूँ, आज भी मिलाई है, मुझे तो कोई बाधा नजर नहीं आई। राशि मिलाने से कुछ नहीं होता। यदि राशि का संबंध भाग से होता तो एक ही दिन जन्म लेने वाले लाखों लोगों के भाग एक जैसे होते। छोड़ इन बातों को। मैं कहता हूं एक बाधा है तो बाधा है। बाधा? उसने पेशानी पर बल देते हुए कहा, कैसी बाधा? बूढ़े ने कहा, अपराध की बाधा। अपराध की बाधा? हाँ, अपराध की बाधा। और जब तक ये बाधा दूर नहीं होगी तो रोजगार नहीं कर सकता। लेकिन अपराध का रोजगार से क्या संबंध? इंद्रनील ने हैरत से पूछा। बूढ़े ने नदी की जानिब इशारा करते हुए कहा, नदी का संबंध समंदर से है, समंदर का बादल से, और बादल का बारिश से, इसलिए बारिश का संबंध नदी और समंदर से है। हर वस्तु से संबंध है। इतना कहकर बूढ़ा मुस्कुराया, सांपनुमा डंडे से उसकी पेशानी की तरफ इशारा किया और तेजगामी से जाने लगा। इंद्रनील ताज्जुब से उसे तकता रहा। 2-4 कदम चलने के बाद बूढ़ा रुका, गर्दन को खम देकर कहा, और हाँ सुन,
आज रात को हिलसा मछली संभल कर खाना, कांटा चुभने की संभावना है, ये कहकर बूढ़ा चला गया। उस दिन इंद्रनील पार्क में देर तक गुमसुम बैठा रहा। ऐसा गुमसुम के चक्कर रेल की आखिरी ट्रेन कब चली गई उसे खबर ही ना हुई। त्रिदेव बाबू बारसों का आदमी है। सियासत और बागदा पालन का उनका खास मसला है। पंचायत समिति के सभापति हैं। पार्टी ने यकीन दिलाया है अगर जिला परिषद पर कब्जा हुआ तो इस बार सभापति बना दिए जाएंगे, सभाधिपति बना दिए जाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि अगर उनका बेटा कारोबार संभाल ले तो वो आइंदा इलेक्शन में अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। लेकिन इंद्रनील अजब लड़का है, उसे सियासत से सरोकार नहीं, ना कारोबार में दिलचस्पी है। अपनी किस्मत खुद बनाना चाहता है, खुद से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, नौकरी करना चाहता है। दर्जनों इंटरव्यू दे चुका है। इस बार भी एक इंटरव्यू देकर पार्क में बैठा मूंगफली चबा रहा था कि बूढ़ा फिर वारिद हुआ। बोला, कहा था ना, जब तक बाधा दूर नहीं होगी तू रोजगार नहीं कर सकता। इंटरव्यू से कोई लाभ नहीं। अपराध की एक अपराध, फिर सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, ये कहकर बूढ़ा जाने लगा। लेकिन जाते जाते बूढ़ा और बोला, सर संभल के रखना, चोट लगने की संभावना है। और फिर तेज तेज कदमों से चलता हुआ झाड़ियों में गुम हो गया। बूढ़े को दूसरी बार देखकर इंद्रनील हवास भागता हो गया। उस दिन भी उसे ताज्जुब हुआ था जब रात के वक्त खाने में उसने हिलसा मछली देखी थी और खाते वक्त कांटा उसके मसूड़े में चुभ गया था। वो डर से करा उठा था। माँ ने साड़ी का आंचल उसके मुंह में डालकर बड़ी एहतियात से कांटा निकाला था। खून भी निकल आया था। अभी वो ये सोच ही रहा था कि ट्रेन की आवाज ने उसे चौंका दिया। आखिरी लोकल थी। वो स्टेशन की तरफ लपका। ट्रेन ससराती हुई प्लेटफॉर्म से निकलती जा रही थी, इसलिए उसने दौड़ लगाई और किसी तरह ट्रेन में सवार हो गया। दरवाजे के पास से एक शख्स कंधे पर दूध का कनस्तर लिए गुजर रहा था। गाड़ी ने खासी रफ्तार पकड़ ली थी। इंद्रनील खुद को संभाल न सका और कनस्तर वाले से जा टकराया। दम भी नहीं ले पाया था कि सामने बैठे शख्स ने कहा, भाई, पेशानी से खून बह रहा है। इंद्रनील ने झट से बाएं हाथ की हथेली पेशानी पर फेरी। देखा, खून का धब्बा है। दूसरे ही लम्हा बूढ़े की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, सर संभाल कर रखना, चोट लगने की संभावना है। तो क्या अब अपराध? वो साम गया। एक अनजाने खौफ ने उसे आ घेरा। इसके बाद इंद्रनील में तब्दीली आती गई। अब उसने नौकरी के लिए दरखास्त देनी बंद कर दी। सारा दिन इधर उधर सरगर्दा फिरने लगा। खिसियाता हुआ, बुदबुदाता हुआ, अपराध, एक अपराध, फिर सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। और सोचने लगा कैसे रोजगार की तलाश में हायल वो रुकावट से जल्द से जल्द दूर हो जाए। एक दिन रात को 1 बजे वो चौराहे पर जा पहुंचा। खप्ती की तरह चक्कर लगाने लगा। नाइट पेट्रोलिंग दस्ते ने उस हाल में देखा तो उसे घर जाने को कहा, लेकिन वो राजी ना हुआ। कहने लगा, मुझे गिरफ्तार कर लो। इतनी रात गए चौराहे पर इस तरह फिरना क्या अपराध नहीं? मैंने अपराध किया है, गिरफ्तार कर लो मुझे। इंस्पेक्टर ने पहचान लिया कि सभापति का बेटा है, इसलिए उसने इल्तिजा की, इंद्रनील बाबू, जीप में बैठिए, आपको खर छोड़ देता हूँ। लेकिन इंद्रनील बधिर था। कहता जा रहा था, मैंने अपराध किया है, गिरफ्तार कर लो मुझे। उस रोज पुलिस वाले उसे बदौर गाड़ी में बिठाकर घर ले आए। गाड़ी की आवाज़ सुनकर माँ दौड़ी बाहर आई। त्रिदेव बाबू भी पीछे पीछे निकले। इंस्पेक्टर ने सारा माजरा सुनाया। माँ ने लपक कर बेटे को सिर से लगाया। छिसक कर बोली, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ इंदू, कहाँ चला गया तेरे मेरा लाल? त्रिदेव बाबू ने बीवी को डांट पिलाई। तुम्हारे इसी लाड प्यार ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। इतना कहकर उन्होंने धोती का कोचा मुट्ठी में दबाया और फुदफुदाते हुए अंदर चले गए। और दूसरे दिन इंद्रनील इच्छामती के किनारे दीवानावार फिरता रहा। उसके जहन में क्या आया कि उसने अचानक नदी में छलांग लगा दी। तैरता हुआ उस पार जाने लगा। इच्छामती नदी के उस पार बांग्लादेश है। चुनांचे बीएसएफ के जवान फौरन हरकत में आ गए। कश्ती लेकर दौड़ पड़े। उसे खींचकर बाहर निकाला। एक जवान ने कहा, अरे ये तो सभापति जी का सपुत्र है।
इंद्रनील पागलों की तरह चीख रहा था, नदी पार करना अपराध है, मैंने अपराध किया है, मुझे गिरफ्तार करो, मुझे गिरफ्तार करो। और इस बार बीएसएफ वाले उसे घर छोड़ने आए। त्रिदेव बाबू से कहा, सभापति जी, लगता है इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं, आपसे विनती है उन्हें नदी किनारे जाने न दें। आतंकवाद के खिलाफ मुहिम तेज है, चौकसी बढ़ा दी गई है, गोली चला देने का ऑर्डर है। बीएसएफ वाले जा चुके थे, लेकिन त्रिदेव बाबू अभी अपनी जगह खड़े रहे, मुंह फाड़े, बुद्ध बने, माँ और बेटे को घूरते रहे। और एक दिन इंद्रनील नहर के किनारे जा पहुंचा। वहां आबादी की दूसरी जानिब एक नहर है और नहर के उस पार एक कुशादा मैदान, जहां हर बुध को हाट लगता है। उस रोज भी बुध था। वो हाट में सारा दिन सरबगंदा फिरता रहा, दुकानदारों को धमकाता रहा, खरीदारों को उलझाता रहा। हर कोई उसके बाप की पोजीशन का ख्याल रखकर गुस्सा पी जाता, उसके पागलपन को नजरअंदाज कर देता। और जब वो शाम को लौट रहा था तो उसकी निगाह फूड इंस्पेक्टर पर पड़ी। उसी पंचायत समिति के दफ्तर में उसकी पोस्टिंग थी। वो भी उसी नाव पर सवार था। उसे देखते ही इंद्रनील बुदबुदाया, अपराध, एक अपराध, और फिर सुख ही दुख, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। और उसने बेचारे इंस्पेक्टर के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। नाव में खलबली मच गई। बात थानेदार तक पहुंची। थानेदार ने त्रिदेव बाबू से धीमे लहजे में कहा, सर, वो सरकारी मुलाजिम है, शिकायत वीडियो ने फॉरवर्ड कर दी, तो आप जानते हैं मैं भी सरकारी मुलाजिम हूँ। और सर, ये इंद्रनील बाबू को हो क्या गया है? दिन भर इधर उधर मारे मारे फिरते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ कर बैठते हैं। उन्हें किसी डॉक्टर को। त्रिदेव बाबू ने थानेदार को तिरछी निगाह से देखा। थानेदार की जबान लड़खड़ा गई। सर, मेरा मतलब है, सर, आप तो जानते हैं। उसी साहब, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, आप जाइए, अपना काम कीजिए। और त्रिदेव बाबू पेशानी पर बल देकर थोड़ी देर कुछ सोचते रहे, फिर ऊपर नीचे सर हिलाते हुए बड़बड़ाने लगे, हाँ, अब कुछ करना ही होगा। दूसरे दिन बीवी के कान में कुछ कहा और बिस्तर पर फैल गए। माँ मुंह बिसोड़ कर बेटे से बोली, इंदु, तेरे बाप की तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, लेकिन उन्हें कौन समझाए, जिद कर रहे हैं घेरी पर जाने की। कौन कह रहे हैं घेरी पर जाने की? कह रहे हैं कल पूर्णिमा है और अभी तक झांका नहीं डाला गया है। झांका कहते हैं बांस के तराशे हुए एक पीला नुमा फंदा को। पार्टी का फोन पर फोन आ रहा है, अगर आज रात से झांका नहीं डाला गया तो बागदा मछलियां मर जाएंगी। नुकसान तो नुकसान, मार्केट में बदनामी भी फैल जाएगी। इसलिए अब मुझे ही घेरी पर जाना होगा। तू बाबा के कमरे में सो जाना, उन्हें वक्त से दवा देते रहना। देख, ये गोली और ये सिरप। माँ की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि इंद्रनील ने चौंक कर कहा, तू घेरी पर जाएगी, वो भी रात को? तू बता क्या करूं? तो बता क्या करूं? कौन जाएगा, बोल। इंद्रनील थोड़ी देर खामोश खड़ा, नीम वो आंखों से माँ का चेहरा तकता रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, मैं चला जाऊंगा। उस रोज इंद्रनील रात को घेरी पर गया। कंपनी की 2 एयर कंडीशन वैन पहले ही पहुंच चुकी थी। हर झांके में 10 किलो 12 किलो बागदाएं पकड़ी और वैन पर लादी जा रही थी। सुबह सादिक तक ये सिलसिला चलता रहा। 6.5 टन से ज्यादा बागदाएं पकड़ी गई। कंपनी वालों ने 22 लाख रुपए नकद इंद्रनील के हवाले किए। इंद्रनील बांस के पुल से होता हुआ मचान पर चढ़ गया। रुपए की थैली खोली तो आंखें फटी की फटी रह गई। इतने सारे रुपए एक साथ उसने कभी देखे न थे। 500 और हजार के करारे करारे नोटों के पुलंदे। वो उन्हें देर तक गिनता रहा, कभी जल्दी जल्दी और कभी ठहर ठहर कर। घर लौटकर जब उसने रुपए की थैली माँ के सामने रखी तो उन्होंने बेटे में खुशआइन तब्दीली महसूस की। उनकी खुशी की इंतहा न रही। तीर निशाने पर जा लगा था। दूसरे दिन भी इंद्रनील घेरी पर पहुंचा। लाखों की बागदाएं पकड़ी गई, फरोख्त की गई। इंद्रनील ने उसी तरह मचान पर बैठकर देर तक रुपए गिने और थैली छाती से चिपटाए घर आया। यह सिलसिला 5 दिनों तक चलता रहा। छठे दिन इंद्रनील ने त्रिदेव बाबू से कहा, बाबूजी, क्यों ना हम खाल यानी उस नहर के उस पार वाले खेत को भी घेरी में बदल कर
बागदा पालन करें। कारोबार में बेटे की दिलचस्पी देखकर त्रिदेव बाबू भूले न समाये। कहने लगे, वाह, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। कई दिनों से मैं भी यही सोच रहा था। एक काम कर, मेरी वो अटैची ला। और त्रिदेव बाबू ने अटैची से कागज का टुकड़ा निकाला, बेटे की तरफ बढ़ाते हुए बोले, देख, ये उन किसानों की लिस्ट है जिनकी जमीनें हमारे खेत के आसपास है। उन्हें सरकार ने जमीनें काश्तकारी के लिए दी है। तो तू एक काम कर, उन लोगों की एक कोऑपरेटिव बना, मैं तुझे उसका चेयरमैन बना दूंगा। और देखते देखते कोऑपरेटिव तैयार हो गई। तकरीबन 150 बीघा जमीन कब्जा की गई। कमर तक गहरी मिट्टी खोदकर ईंट भट्टों को बेची गई। जो पैसे हासिल हुए उनसे जमीन के एक कोने में कंक्रीट के 3 प्रोसेसिंग टैंक बनाए गए और नहर से पानी खींचने के लिए डीजल पंप सेट खरीदे गए। जिन किसानों से जमीनें ली गई थी, उन सबों को सस्ती मजदूरी पर बागदा पालन के काम में जोत दिया गया। टैंकों में पिन कहते हैं बागदा के अंडा की देखभाल हो या हर 10 दिन बाद एक दूसरे टैंक में उसकी तब्दीली, फीड और दवाएं देने की जिम्मेदारी हो या उन्हें घेरी में मुंतकिल करके रात भर बांस के मचान पर बैठकर पहरा देने का काम। हर काम के एवज रोजाना 70-80 रुपए मेहनताना तय था। किसान भी खुश थे। जमीन तो उन्हें मुफ्त में मिली थी। उसके छोटे छोटे टुकड़ों पर धान पाट बोकर आखिर उन्हें मिलता भी क्या था। और फिर त्रिदेव मंडल जैसे नेताओं से वाबस्तगी तो अपने आप में उनके लिए एक काबिल रश्क बात थी। गरज ये कि चंद ही महीनों में नई घेरी बागदा पालन के लिए तैयार हो गई। और भला होती भी नहीं कैसे। इच्छामती से निकलने वाली उस नहर का पानी वैसे तो मीठा है, लेकिन जब नदी में ज्वार आ जाता है और सुंदरबन के रास्ते खलीज बंगाल का नमकीन पानी उसमें भर जाता है, तो ये नहर मीठे और नमकीन पानी का आमेजा बन जाती है। इस आमेजा में बागदाएं खूब फलती फूलती है। आम दिनों में झींगा मछली की ये नस्ल कीचड़ मिट्टी में दबी रहती है, मगर जब चांद की रोशनी फिजा में फैलती है तो एक कीचड़ से निकलकर सतह आप पर आ जाती है। इंद्रनील की इस नई घेरी में भी अब बागदाएं सतह आप पर आने लगी थी। चुनांचा जाल फेंके गए, टनों बागदाएं पकड़ी गई। 4 रात तक ये सिलसिला चलता रहा। आज 5वीं रात थी। रात भर जाल डालने, बागदा पकड़ने, वजन करने और वेन पर लादने का काम चलता रहा। पाँव फट चुकी थी। फिजा में हल्की की रोशनी फैल गई थी। परिंदों की चहचहाहट से पूरा माहौल गूंज उठा था। कंपनी वाले रुपए से भरी थैली इंद्रनील को देकर जा चुके थे। मजदूरों की टोली भी चली गई थी। पहरादार मचान पर बैठे उड़ने लगे थे। घेरी की तय से उठने वाली बदबू शुमाल मशरक से आने वाली ठंडी ठंडी हवाओं में तैली हो रही थी। रात भर के काम से पगडंडियां कीचड़ आलूद हो चुकी थी। इंद्रनील छाती से रुपयों की थैली चिमटाए पगडंडियों पर पैर जमाए सड़क के किनारे बढ़ता जा रहा था कि किसी ने अचानक उसे कंधे पर हाथ रख दिया। वो चौंक पड़ा, मुड़कर देखा। सामने बूढ़ा खड़ा था। अपने मखसूस भेद में इंद्रनील ने बूढ़े की आंखों में आंखें डालकर पूछा, आप यहाँ इस वक्त? मैं यहाँ वहाँ, जब यहाँ तब वहाँ, बूढ़े ने पुछले नचाते हुए कहा। अपराध, एक अपराध, और फिर सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। लेकिन आपकी बात तो झूठ निकली। देखिए, बिना कोई अपराध के किए ही मुझे इतना अच्छा रोजगार मिल गया है, लाखों रुपए कमाने का। इंद्रनील ने रुपए की थैली की तरफ इशारा करते हुए कहा। बूढ़े ने होठों पर मानखेद मुस्कुराहट सजाई और गर्दन को जुम्बित देते हुए कहा, अच्छा, सचमुच तूने कोई अपराध नहीं किया? इंद्रनील ने छाती तान कर कहा, नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया। बूढ़ा लम्हा भर खामोश खड़ा रहा और फिर डंडा नचाकर बोला, उपजाऊ जमीन पर बागदा पालन अपराध नहीं। बागदा पालन अपराध? इंद्रनील बुदबुदाया। बूढ़े ने आंखें मूंद ली। धीमे लहजे में कहने लगा, हाँ, अपराध है, घोर अपराध। इसके अलावा भी तूने कई अपराध। उसने अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंद्रनील ने घुटनों के दरमियान रुपए की थैली दबाई, जिस्म का ऊपरी हिस्सा मोड़कर दोनों हाथों से बूढ़ों की गर्दन दबोच ली, पूरी कुवत से खींचा और घेरी में फेंक दिया। छपाक से एक आवाज हुई और दूसरे ही लम्हा फिजा में
खामोशी छा गई। सतह पानी की सतह पर बनने वाला दायरा रफ्ता रफ्ता आंखों से ओझल होता चला गया। जी, शुक्रिया। ये था अफसाना विसर्जन। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप शब्बीर अहमद साहब का अफसाना विसर्जन सुन रहे थे और मैं आपको दोनों अफसानों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।